So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. राइट सो पिछली दो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ इस टॉपिक पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि हम क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर या इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। फिर जो मैंने पार्ट 2 बनाया था उसके अंदर मैंने दो टॉपिक्स लिए थे, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और साथ ही में रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। राइट सो आज तीसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर पहला टॉपिक जो हमारा होएगा वो आप खोल सकते हो, जो आपने टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखे हैं उसके अंदर जो है डिराइव ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहला टॉपिक आज का ये है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाना, क्योंकि जब आपके पास नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे ना इस चैप्टर के, तो जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तो मज़ा आएगा उनको करने में। फटाफट से फॉर्मूला ढूंढ के लगाते जाएंगे, ठीक है। ओके सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सो पहला टॉपिक आज का लिख लीजिए, बिल्कुल नोट्स बनाते चलो साथ साथ, ठीक है। डिराइव Ohm's law from drift velocity. ऑलराइट सो दिस इज़ द क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, लेकिन जो फॉर्मूला आएगा लास्ट में वो इम्पोर्टेंट है फॉर द नीट। राइट ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या है। देखो क्वेश्चन कह रहा है ओम्स लॉ को डिराइव करना। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। राइट सो V इज इक्वल टू आई आर को आप लोगों ने डिराइव करना है। कौन से कंसेप्ट को यूज़ करके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज़ करके, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब बच्चों को पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी बिल्कुल लास्ट जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें वी डिराइव दिस वन। राइट देखो हमने लिखा था कि आई इक्वल्स टू NEAVD। ये रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी करा दिया था। ऑल्सो सब बच्चों को पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इसका फॉर्मूला होता है छोटा ई बड़ा ई टॉर्क बाय एम। ये सब बच्चों को बिल्कुल पता होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। ये सब बच्चों को पता है। अब हम क्या करेंगे, VD की वैल्यू को यहाँ से उठा के आई में पुट कर देंगे, ठीक है। सो लेट अस पुट। सो आई विल बी व्हाट? NEA। VD की जगह पुट कर देते हैं छोटा ई बड़ा ई टाउ बाय एम। So it will be what? NE square A tau E by M। यहाँ तक बिल्कुल साथ में लिखते चलो। अब तक कुछ भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल सिर्फ VD की वैल्यू को जो है मैंने उठा के फॉर्मूला के अंदर पुट किया है। कौन से फॉर्मूला में? I इज इक्वल टू NEAVD अपॉन लेंथ, ठीक है। सो ई की जगह V बाय एल रख दो जो अभी इक्वेशन लिखी थी। सो आई विल बी NE स्क्वायर A टाउ बाय एम और ई की जगह V बाय एल, ठीक है। ओके सो इतना सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। सो अब इधर उधर कर देते हैं टर्म्स को। इधर उधर कैसे करेंगे कि V बाय आई को एक जगह ले आएंगे। सो V को इधर ही रहने देते हैं। V अपॉन में आई किसके इक्वल हो जाएगा? ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। इतनी चीज़ सब बच्चों को अब तक क्लियर हो चुकी होगी। कुछ नहीं किया मैंने, E की जगह V बाय एल लगाया और V और I को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। ओके सो अब क्या करना है, अब M छोटा E ये जो है हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और मतलब M और E तो है यूनिवर्सली कांस्टेंट। E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। M क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बिल्कुल कांस्टेंट ही रहेंगे। इसके अलावा जो मेरे L है यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो मेरा N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मेरा A है एरिया, और जो मेरा टाउ है टॉर्क, वो भी कांस्टेंट रहेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा।
ठीक है। सो ये लाइन लिख लो बिल्कुल कि M and E are always constant। इतना लिख लिया, फुल स्टॉप। एंड इफ टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, तब क्या होएगा, तब L N सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो पूरा का पूरा V बाई आई भी क्या हो गया, सो होल V बाई आई व्हाट इट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू आई। ठीक है। और आई कैन राइट कि V इज प्रपोर्शनल टू आई। ऑल राइट। और आई कैन राइट व्हाट I इज प्रपोर्शनल टू V। दैट इज व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज व्हाट इज ओम्स लॉ एंड वी डिराइव्ड इट, राइट। ओके। सो दिस वाज द रिलेशन। अब इसके आगे जाके हमने कुछ थोड़ा सा काम करना है, वो लिख लीजिए क्या काम करना है। राइट डाउन नाउ V बाय आई किसके इक्वल था, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। इतना सब में लिख दिया था। अब सबको पता ही होगा कि V बाय आई किसके इक्वल होता है, R के। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर। दैट इज व्हाट इज ओम्स लॉ ना, राइट। सो कांस्टेंट रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है। सो V बाय आई R होता है, तो R लिख सकती हूँ मैं वहाँ। सो पुट द वैल्यू ऑफ V बाय आई इन दिस। सो राइट डाउन R इक्वल्स ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, राइट। ओके। इतना सब बच्चों ने लिख लिया। उसके बाद राइट डाउन वी नो कि R इक्वल्स टू रो L बाई A, दैट इज रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। A किसके इक्वल आ गया, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ की। काट दो जो कटता है, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, सो रो क्या आ गया, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ रेजिस्टिविटी, राइट। सो ये अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। सो व्हाट डू वी सी कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल। ये चीज़ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नीट के अंदर MCQ भी पूछ लिया जाता है, राइट। सो राइट डाउन रेजिस्टिविटी is independent of length and area, so therefore we can say कि it depends upon nature of material। मतलब इतनी बात तो सब बच्चों को पता होनी चाहिए। तो हमारा इस वीडियो का पहला टॉपिक एंड्स हेयर। क्या किया हमने, ओम्स लॉ को डिराइव किया यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी से हम रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला पे आए। अब इसी रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा क्या, कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 मटेरियल्स का पढ़ेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। सो राइट डाउन द टॉपिक, इफ़ेक्ट ऑफ resistivity on effect of temperature on तो बिल्कुल टॉपिक्स आपस में ना लिंक्ड होते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल आपने करना क्या है, सिर्फ नोट्स बनाते चलो। अभी धीरे धीरे समझ आएगा, फिर जब मैं क्वेश्चंस लूँगी तो इजी पड़ेगा, ठीक है। सो पहला मटेरियल कौन सा देखेंगे, मेटल्स, राइट। सो राइट डाउन फर्स्ट मटेरियल दैट इज़ मेटल्स। ये आपके नोट्स जो बच्चे 12th में उनके बोर्ड्स के लिए भी तैयार हो जाएंगे।
जो नीट में तो उनके नीट के लिए तैयार हो जाएंगे, जो सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं ले रहे, ठीक है। ओके, सो सी मेटल्स। मेटल्स सबको पता है क्या होते हैं, दीज आर द गुड कंडक्टर्स। सो राइट डाउन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। किसके, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, जिसके, ठीक है। सो मेटल्स क्या होते हैं, दीज आर गुड कंडक्टर्स। दैट इज़ गुड कंडक्टर यानी कि इनकी कंडक्टिविटी हाई होएगी और रेजिस्टिविटी लो होएगी, राइट। सो गुड कंडक्टर्स दैट इज़ इनिशियली कंडक्टिविटी यानी कि दिस इज द सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी, इट इज़ हाई एंड रेजिस्टिविटी इज़ लो। ये बात सबको पता है क्या, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं तो इनिशियली क्या होएगा, कंडक्टिविटी हाई होगी क्योंकि इजीली कंडक्ट कर देते हैं। कंडक्टिविटी हाई तो रेजिस्टिविटी लो, बाय बिकॉज कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। नाउ राइट डाउन, वी नो, हम लोगों को क्या पता है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टाउ, राइट। अभी हमने किया था ना कि इनवर्सली एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, तो एम और ई तो ऑलवेज दे आर कॉन्स्टेंट, सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब करना क्या है, ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि इनिशियली क्या होता है, फाइंड, क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर, जो भी मैं लिखवा रही हूँ यूजलेस नहीं है, बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। एज वी इंक्रीज टेम्परेचर व्हाट हैपन्स, बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग। ऑब्वियस ही बात है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड्स टूटेंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे तो क्या होएगा, एन इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बट दिस इंक्रीज इज़ वेरी लो। इंक्रीज तो करेगा लेकिन दिस इंक्रीज इज़ वेरी लो एज कंपेयर्ड टू ऑलरेडी प्रेजेंट number of free electrons which are of the order 10 raised to power 29 पर मीटर क्यूब। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड्स टूटेंगे, तो एन बढ़ेगा, लेकिन एन जो बढ़ेगा उसका इंक्रीज होगा बहुत लो होएगा एज़ कम्पेयर्ड टू वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। कितने हैं वो, 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब, राइट। सो देयरफॉर एन कैन बी इग्नोर्ड, इसलिए हम फॉर्मूला के अंदर एन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एन का इंक्रीज बहुत ही कम होएगा, राइट। नाउ राइट डाउन, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर तो क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल वाइब्रेट मोर फ्रीक्वेंटली, ठीक है। सो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वाइब्रेट less time for collision, rather very less time for collision, that is mean relaxation time will be very less। इसका मतलब क्या हुआ, that is tau is very less, ठीक है। सो ऑब्वियसली टाउ को भी इग्नोर कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से, सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है हमारा यानी कि एन टाउ जो है इट इज़ डिक्रीजिंग, तो देयरफॉर क्या होएगा, रेजिस्टिविटी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सो व्हाट हैपन, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है। सो अब फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी घटेगी। इनिशियली क्या हो रहा था, रेजिस्टिविटी थी कम, कंडक्टिविटी थी ज़्यादा, सब उल्टा हो गया। ये था इनिशियल कंडीशन, ये है फाइनल कंडीशन, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो
इनिशियली इसका ग्राफ ऐसा था रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का इस तरह से, ठीक है। पहले रेजिस्टिविटी जो है वो कम थी, बाद में वो बढ़ गई, और कंडक्टिविटी का बनेगा जस्ट ऑपोजिट। सो ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये होगा कंडक्टिविटी का ग्राफ, ठीक है। सो राइट डाउन, अब जो मैं चीज़ लिखवाने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट डाउन टेम्परेचर इज पॉजिटिव एंड हाई। इस लाइन को हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, जो करना कर लो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है मेटल का वो पॉजिटिव होता है और हाई। पॉजिटिव का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, और हाई का मतलब फास्टर रेट पे बढ़ेगी। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटल्स पे क्वेश्चन आ जाता है जनरली। सो इसी के साथ हमारा पहला जो पार्ट है मटेरियल है मेटल का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम सेकंड मटेरियल पे आते हैं। सेकंड मटेरियल जो हम लोगों ने देखना है इस टॉपिक के अंदर दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट मटेरियल सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा टिप्स के ऊपर, राइट। सो अब आ जाते हैं सेकंड मटेरियल्स पे, सेमीकंडक्टर पे, ठीक है। सो राइट डाउन सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि दे आर नॉट कम्प्लीटली कंडक्टर्स, राइट। सो राइट डाउन दे आर नॉट कंडक्टर्स, यानी कि पूरी तरह कंडक्टर नहीं होते ये, ठीक है। सो दे आर नॉट कंडक्टर्स। दे आर नॉट कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि इनिशियली इनकी कंडक्टिविटी इज़ लो एंड रेजिस्टिविटी इज़ हाई, ठीक है। अब फिर से हम लोगों को पता है यही फॉर्मूला कि रेजिस्टिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टाउ, ठीक है। सो वही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, सो टाउ विल बी वेरी लेस, तो यानी कि उनको रिलैक्सेशन टाइम कम मिलेगा। लेकिन इस बारी क्या होएगा, इस बारी जो एन है नंबर है दैट विल बी वेरी हाई, रेजिस्टिविटी जो घट रही थी वो बढ़ने लग जाएगी और कंडक्टिविटी जो बढ़ रही थी वो कम होने लग जाएगी। उसमें उल्टा हो रहा था, उसमें एक चीज़ घट रही थी दूसरी बढ़ रही थी, इसमें भी एक घट रही है दूसरी बढ़ रही, लेकिन क्या रेजिस्टिविटी अलग है कंडक्टिविटी अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एन हाई है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले केस में हम लोगों ने एन को इग्नोर कर दिया था। तो इसका ग्राफ देख लीजिए, ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, ये कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर जो उसमें कंडक्टिविटी का था, एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर जो उसमें रेजिस्टिविटी का था। इसके बाद फिर से जो मैं लाइन लिखवा रही हूँ उसको हाईलाइट कर लेना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दिस सेमीकंडक्टर्स जो होता है इट इज़ नेगेटिव एंड हाई। हाई का मतलब फास्टर रेट पे होएगा, चाहे गिरे चाहे घटे, और नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी, ठीक है। सो ये लाइन सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि मेटल्स का क्या होता है पॉजिटिव हाई, सेमीकंडक्टर्स का क्या होता है नेगेटिव और हाई। और अब जो लास्ट कैटेगरी बची है हमारी इस टॉपिक के अंदर दैट इज़ अलॉयज़। अलॉयज़ के बारे में मैं जो भी लिखवा रही हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपका एक या दो क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे नीट में भी और बोर्ड्स में भी। Okay, so write down the third topic that is alloys. alloys के अंदर दो ही पॉइंट्स याद करेंगे और उसका एक ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ओके, सो राइट डाउन alloys के बारे में पहला पॉइंट कि दे हैव हाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दैन देयर इससे बोर्ड में काफ़ी रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अलॉयज़ की जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होती है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अलॉयज़
इज़ पॉजिटिव बट लो। पॉजिटिव बट लो, पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रजिस्टिविटी बढ़ेगी, लो लेकिन कम रेट पे बढ़ेगी। तो मेटल का हो गया पॉजिटिव हाई, सेमीकंडक्टर का हो गया नेगेटिव हाई, अलॉयस का हो गया पॉजिटिव लो। ये तीनों बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, पॉजिटिव हाई, नेगेटिव हाई, पॉजिटिव लो। ठीक है, ओके। इसका ग्राफ देखते हैं आप, बिल्कुल बना लो। ये रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ, ये कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का। इसका यहाँ से होएगा ऐसे और इसका होएगा बिल्कुल ऑपोजिट, राइट। ओके, इसके बाद इसके एग्जांपल सब बच्चों को पता ही होंगे। यूरेका, दूसरा लिख सकते हो मैग्नेनिन, ठीक है। तीसरा लिख लो नाइक्रोम, और लास्ट एग्जांपल लिख लो कॉन्स्टानिन। ये चारों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से अपना अलॉयज़ वाला एक पार्ट आएगा आगे, और उसमें मैं मतलब उसमें दे आर इम्पोर्टेंट, आई टेल यू अगेन, ठीक है। सो यूरेका, मैग्नेनिन, नाइक्रोम और कॉन्स्टानिन। सो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 2 टारगेट जो थे दैट आर कंप्लीट। दैट इज़ ओम्स लॉ को डिराइव करना था यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, और दूसरा इफ़ेक्ट पढ़ना था टेम्परेचर का ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। सो दोनों के दोनों टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अभी आप कितने काम आएंगे आपको पता चल जाएगा जब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। सो ओके, बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।